नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज ये छठी कड़ी है बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, और आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे तीन ताल और एक ताल के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को, ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। नित्य प्रति ये दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। परफॉर्म करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं और संगीत के गुण, संगीत की विभिन्न विधाएं इनसे सीख सकते हैं। बताना चाहेंगे कि आज एक ताल और तीन ताल पर ये विस्तार से चर्चा करेंगी और इनके साथ संगत करेंगी तानपुरे पर गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं, और तबले पर इनके साथ हैं अमृतेश मिश्रा शांडिले, जो शिष्य हैं पद्मश्री पंडित सुरेश तलवर जी के। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे सभी मेहमानों का, और चाहूँगी कि सरिता जी विस्तार से एक ताल और तीन ताल के बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी हाँ, ताल जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ताल जो है वो हमारे जीवन से जुड़ी है। ताल हमारे शरीर में ताल है, हमारे क्रियाकलापों में ताल है, सृष्टि में ताल है। तो ताल के बिना जो है कोई भी चीज़ जो जीवंत है वो संभव नहीं। और ताल, क्योंकि ना केवल जीवंत की बात करूं तो ताल जो है वो सब चीज़ों में ताल है। जो हम अपने दिनचर्या, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि एक चीज़ यदि गड़बड़ हुई तो सारे दिन की ताल बिगड़ जाती है। तो अब आप मेरी इस भाषा को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जब हम ताल की बात करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, ताल तो सभी संगीत का एक अहम पक्ष है, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो ताल की जब यहाँ बात करें तो जाहिर सी बात है कि तालों के अंदर, यानी तालों की डिटेल को जब हम पढ़ें तो अलग अलग प्रकार की तालें हैं। तो ये तालें जो हैं, इनमें कौन कौन सी ताल हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे प्रमुख तीन ताल और एक ताल की हम पहले बात करेंगे। और क्योंकि ताल जो है, जैसे आपको कहा गया है कि ताल जो है वो तल धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा, यानी स्थिर करना, एक प्लेटफॉर्म देना, एक आधार प्रदान करना संगीत को, जो हमारा गायन, वादन और नृत्य है, इसको आधार प्रदान करना। तो हम जब ताल की बात करते हैं तो ताल में सबसे पहले जो ताल हमारे जहन में आती है, या हम जब गाना सीखना शुरू करते हैं तो अक्सर आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि सबसे पहले हमें तीन ताल की तालीम दी जाती है। तो तीन ताल की तालीम क्यों? क्योंकि तीन ताल जो है वो बराबर की लय में जब बजती है तो आसानी होती है उसको याद करने में भी, उसको समझने में भी। और उसमें जो तबले पर जो बोल, जो ठेके के जो बोल बजते हैं, वो भी याद करने में आसान होते हैं। और इनको याद करने के बाद जो अन्य तालों के जो बोल हैं उनको भी हम सहज रूप से जो है उसको याद कर पाते हैं, जान कर पाते हैं। तो बात कर रहे थे हम तीन ताल की। तो तीन ताल में सबसे पहला प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में आएगा वो आएगा कि तीन ताल को तीन ताल क्यों कहा जाता है। तो इस बात पे विद्वानों का ऐसा मत भी है कि भाई तीन ताल जो है उसमें तीन ताली आती है और एक खाली आती है। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है, इसीलिए ऐसा मत जो है विद्वान लोग कहते हैं कि इसको तीन ताल इसीलिए बोला था क्योंकि तीन ताली इसमें आती है और एक खाली इसमें आती है। तो तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मात्रा क्या, मात्रा एक इकाई है ताल की, जिससे कि ताल की जो है वो लंबाई जो है, यानी ताल कितनी लंबी है वो पता चलता है। तो मात्रा जो, इसीलिए हम जब भी याद करते हैं हम कहते हैं अमुक ताल है, कितने मात्रा की है। तो ये पहला ही पॉइंट होता है जिसको याद करना चाहिए कि ये ताल कितने मात्रा की है। इसका मतलब है उतनी मात्राओं ने जोड़कर उस ताल को बनाया है।
तो उतनी मात्राओं को जोड़कर हम ये कह सकते हैं कि ये 16 मात्रा की है, या ये 12 मात्रा की है, 10 मात्रा। इसका मतलब उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है उस ताल की, वो आपके 16, 12 या 10 मात्रा की है। तीन ताल की बात करते हैं तो तीन ताल जो है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। इन 16 मात्राओं को 4 विभागों में विभक्त किया जाता है, यानी 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 मात्रा को 4 में डिवाइड किया गया, तो एक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो यानी हर विभाग में जो है आपको 4-4 मात्राएं मिलती हैं। अब पहली मात्रा जो आती है उसको हम सम कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम बंदिशें गाते हैं या हम कुछ भी गाएं बंदिशों में, कॉम्पोजिशन में, तो अक्सर ये पता कि सम कहाँ पर है। जो तबला वादक होते हैं वो बजाते वक्त जो है जहाँ पर ज़ोर देते हैं जिस मात्रा पे, पहली मात्रा पे, उस पे हम कहते हैं भाई यहाँ पर सम है। या आपने अक्सर नोट किया होगा कि कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स हैं या जो गा रहे हैं या जो श्रोता सुन रहे हैं, वो एक जगह पर उनका सिर ज़ोर से हिलता है या वो कुछ इशारा करते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो क्यों ऐसा होता है, ये है क्या? इसका मतलब उस पॉइंट पे सम है। सम का अर्थ होता है कि समान होना, यानी ताल में जो पहली मात्रा है, वहाँ जहाँ से पहली मात्रा तबले की या ताल वाद्य की शुरू होती है, वो उसको सम कहते हैं। एक और भी इसको इस तरीके से जाने कि जब हम बंदिश गाते हैं तो बंदिश की जो प्रथम पंक्ति होती है उसमें कोई एक ऐसा अक्षर होता है जिस पर तबले की पहली थाप या पहला आघात या पहली मात्रा जो है वो वहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब जो ताल है वो स्वरों के साथ वहाँ पर उसकी समानता होती है, यहाँ पर वहाँ पर जाके वो मिलता है। तो ऐसा जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ये सम है। और अक्सर सम जो है वो एक तरह से वहाँ पर अलग से चमकता है, तो हम वहाँ पर एक फोर्स करते हैं या हमको एक बीट दी जाती है क्योंकि पहली मात्रा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ या आपका सिर जो है वो थोड़ा एक झटका खाता है, जिससे हम कहें कि एक ये दिस इज़ अ जेस्चर टू शो दैट दिस पॉइंट इज़ द सम। सो ये जो जेस्चर है, ये जो हम एक तरह से सिर हिलाते हैं या हाथ को एकदम दिखाते हैं या सम हम, तो वहाँ पर ना भी दिखाएं तब भी जो तबले पर जो वादक हैं तो वो उस जगह पे ज़ोर से जो है थाप देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर सम है। तो ये भी एक म्यूज़िकल टर्म है। इस तरह बीच बीच में मैं आपको अलग अलग म्यूज़िकल टर्म्स भी बताती जाऊंगी, तो उनको आप ध्यान से उसको आप नोट कर सकते हैं। बात हो रही थी तीन ताल की। तीन ताल के जो पहला विभाग है उसकी जो पहली मात्रा है उस पर हम अक्सर जो है देखते हैं एक क्रॉस का साइन होता है। क्रॉस का मतलब होता है पहली मात्रा या सम। तो जो पहली मात्रा उस पर ताली होती है, धा, ये उसका बोल होता है। और उसके बाद धा, धिन, धिन, धा, यानी पहली पे ताली होती है और शेष जो है वो अंगुलियों पर उसको काउंट किया जाता है। बाकी की जो तीन जो मात्राएं होती हैं, पहली मात्रा पे ताली, बाकी तीन मात्राओं को काउंट करते हैं। उसके बाद पांचवी मात्रा पर फिर से एक ताली और फिर पुनः जो है तीन मात्राओं को काउंट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है नवी मात्रा पर निशब्द क्रिया, जिसे कि हम खाली कहते हैं, और फिर पुनः तीन मात्राओं को काउंट करते हैं। उसके बाद 13वीं मात्रा पर पुनः ताली और फिर हम तीन मात्राओं को काउंट करते हैं। ये एक तरीका है तीन ताल की ताली देने का और तीन ताल को याद करने का। तो तीन ताल हम एक बार फिर से हाथ से जानते हैं, फिर उसके बाद हम तबले पर देखेंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन,
धा धा। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 बार मैंने ताली बजाई, एक बार मैंने निशब्द क्रिया की यानी खाली को दिखाया। जैसे ये आपको मैं ताली और खाली के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि जब आघात किया जाता है दोनों हाथों से आपस में टकरा कर जो साउंड पैदा किया जाती है उसको ताली कहते हैं। और ये ताली जो है संगीत में ताली का मतलब वहाँ पर आप बीट दिखाएंगे। और उसके बाद जहाँ निशब्द क्रिया है विदाउट एनी साउंड वी आर मूविंग आवर हैंड, तो उसको हम खाली का की संज्ञा देते हैं। तो खाली जो है वो एक बार आती है और खाली के लिए आप देखेंगे 0 का साइन होता है। अब आप जब म्यूज़िक की स्वरलिपि की जब खोलेंगे बुक या आप किसी भी बंदिश की आप स्वरलिपि या नोटेशन देखेंगे तो उसमें आप जैसे ही आप देखते हैं नोटेशन को तो आपको क्रॉस का मतलब होता है ताली, पहली ताली यानी पहली मात्रा। किसी भी ताल में यदि क्रॉस है तो इसका मतलब वो पहली मात्रा है। और जहाँ पर 0 का साइन है उसका मतलब वहाँ पर खाली है यानी निशब्द क्रिया है, बिना किसी साउंड के आप हवा में इस प्रकार से अपने एक हाथ को आप पलट कर दिखाते हैं। तो ये ताली और खाली। इसके अलावा एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पहली मात्रा पे हमने ताल दी यानी एक ताली दी, उसके बाद हमने 3 फिंगर से 3 मात्राएं काउंट की। पुनः हम 5वीं मात्रा पे दोबारा से ताली देते हैं। तो दोबारा से ताली देने का मतलब ये है कि वो दूसरी ताली है। तो उस दूसरी ताली पर यानी 5वीं मात्रा पर आप 2 लिखा हुआ देखेंगे। जब आप ताल या किसी बंदिश में आप नोटेशन देखें नीचे लिखा होता है 2 का मतलब होता है दूसरी ताली। इसी प्रकार से 13वीं मात्रा पर जब फिर से 13वीं मात्रा पर ताली हाथ से दिखाई जाती है वहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो 3 का यानी 3 जो लिखा है 3 का मतलब होता है तीसरी ताली। तो पहली मात्रा पर पहली ताली, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। इनके बीच में 9वीं मात्रा आती है जो बराबर का हमने विभाजन किया है 4 4 4 4 का। 9वीं मात्रा पर खाली, खाली के लिए 0 का साइन होता है। तो क्रॉस 2 0 3। तो इस प्रकार से हम इसके साइंस को हम जान सकते हैं। तो हाथ से पुनः हम इस 3 ताल की ताली को जानेंगे और फिर हम तबले पर देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब तबले पर इन्हीं बोलों को जो है 3 ताल के तबले पर बजाया जाएगा और हाथ से आप ताली दे सकते हैं। चलिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। फिर से धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये है जो मात्राओं का विभाजन 3 ताल का और विभागों का जो विभाजन है वो भी इस प्रकार से। तो 16 मात्राओं को 4-4 के 4 भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं आती हैं। जैसा मैंने बताया कि पहली पर, 5वीं पर, 13वीं पर ताली है और 9वीं पर जो है वो खाली है। अब ये 3 ताल का स्वरूप है। जब हम 3 ताल की बात करते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वो है लय। लय के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लय को मैंने इससे पहले के लेक्चर में ताल के 10 प्राणों में लय की व्याख्या की आपको, लेकिन यहाँ पर लय की बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 3 ताल के आगे जो स्वरूप है, उसका जो आगे का जो विस्तार है, उसको जानने के लिए लय को पुनः एक बार से रिपीट करना ज़रूरी है। लय क्या है? लय का अर्थ है एक क्रिया से दूसरी क्रिया
कि बीच का जो समय है, जो बीच की विश्रांति है, वो लय है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि घड़ी का पेंडुलम है, वो टिक टिक कर रहा है, तो उसकी जो पहली घड़ी में 60 जो सेकंड्स होते हैं उसको मिला के 1 मिनट बनता है। तो हर सेकंड पे पेंडुलम आपकी टिक 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 इस तरह का साउंड दे रही है। तो जो पहली टिक है और जो दूसरी टिक है, उसके बीच का जो गैप है, जो समय बीच का है, जो काल बीच का है, वो लय कहलाता है। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी टिक के बीच में जितनी विश्रांति है, वही विश्रांति हूबहू दूसरी और तीसरी के बीच में होगा, और वही विश्रांति हूबहू तीसरी और चौथी के बीच में होगा। इस प्रकार से पूरे 60 जो सेकंड्स हैं वो उसी मेजरमेंट की विश्रांति का है। तो ये एक तरह की गति को जन्म देता है, एक बैलेंस्ड वे में एक इक्वल गति को जन्म देता है, और ये इक्वल गति को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। इसीलिए आप जब म्यूज़िकल टर्म में किसी को आप सुनते हैं कि थोड़ी सी लय बढ़ गई थी, या थोड़ी सी गढ़ी हुई लय है, थोड़ी सी लय को जो है थोड़ा सा और कम करिए, या लय को थोड़ा बढ़ा दीजिए, बहुत ही द्रुत लय है, थोड़ा सा मध्य या विलंबित लय, इस तरह के आप जो म्यूज़िकल टर्म सुनते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि लय में ही कोई लय की जो स्पीड जो हम कहते हैं, जो गति है, जो ये जो लय कहलाती है, ये आगे पीछे जा रही है, यानी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बीच में है। तो लय को यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब लय की इसी गति के उतार चढ़ाव से अलग अलग तरह की लय जो है बनती है। कौन कौन सी? सबसे पहले जो हम साधारण तौर पे जो कोई भी ताल बजती है, उसका हम जो बिल्कुल नॉर्मल जो चल रहा है, उसको हम कहते हैं मध्य लय। मध्य लय की गति को पहले जान लेना चाहिए, यानी उसकी लय को पहले जान लेना चाहिए। उसी गति या उसकी जो लय है, उसको यदि हम देखें कि एक आवर्तन, यानी आवर्तन शब्द का अर्थ होता है एक पूरा सर्कल, यानी आवर्ती। जैसे हम 3 ताल की बात कर रहे हैं, तो हम पहली मात्रा से लेके 16 मात्रा तक का जो सर्कल है, उसको जब हम पूरा करते हैं तो वो एक आवर्तन माना जाता है। किसी भी ताल में जब हम उसकी पहली मात्रा से लेके उसकी जो अंतिम मात्रा होती है, वहाँ तक की जो हमारा जो सफ़र होता है, वो जब चलता है और कंप्लीट होता है, तो हम उसको एक सर्कल की तरह लेते हैं, यानी कि पूरा एक आवर्तन हुआ, एक बार उसका आवर्तन हुआ। उसके हम कहते हैं कि उसको, जैसे आप आगे सुनते हैं कि भाई 2 आवर्तियों के बाद ये लिया, 2 आवर्ती का मतलब 2 चक्कर उसके कंप्लीट हो गए, 2 सर्कल कंप्लीट हो गए उसके, 2 बार वो ताल बज चुकी है, या 2 बार वो ताल बोली जा चुकी है, तो उसका वो आवर्तन कंप्लीट हुआ है, यानी 2 आवर्तन हुए। तो ये जो आवर्तन की मैं बात करी कि उसको जो मध्य लय में जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, उसको हम मध्य लय कहेंगे। और मध्य लय की जो आवर्तन, जो सर्कल जितनी बार में पूरा हो रहा है, तो उस आवर्तन को हम कहते हैं कि उसके यदि दुगनी धीमी गति में जब उसी ताल को बजाया जाएगा, यानी जो समय लगा है एक आवर्तन में, वो समय जब दुगना लग जाता है एक आवर्तन कंप्लीट करने में, तो हम उसको कहते हैं विलंबित। जैसे घड़ी के सेकंड को, घड़ी के पेंडुलम को 60 सेकंड्स जो है वो लगते हैं आपके 1 मिनट पूरे करने में। तो यदि 1 मिनट को, सपोज़ 1 मिनट को पूरा करने में सपोज़ 120 सेकंड्स लग गए, तो यानी डबल टाइम लग गया पूरे सर्कल को ख़त्म करने में, तो उसे हम कहते हैं विलंबित लय या विलंबित गति उसकी। और ये आगे चल के यदि इसका भी डबल हो गया, तो हम कहेंगे अति विलंबित। और यदि उससे जो फास्ट, यदि हम गति स्लो की कहने के बजाय यदि फास्ट, यानी एक आवर्तन में कंप्लीट होने में वो 2 चक्कर काटा है या 4 चक्कर काटा है, तो हम द्रुत और अति द्रुत कहते हैं। यानी एक आवर्तन में एक बार में आने पर मध्य लय, और इसी आवर्तन में एक आवर्तन में 2 बार आने पर, सर्कल लेने पे द्रुत लय, और उसको 4 बार सर्कल लेने पे अति द्रुत लय। इसी प्रकार से एक आवर्तन में जो है हम 2 आवर्तन में हम यदि एक अपना चक्कर कंप्लीट करें, तो उसे विलंबित,
और उसके भी यदि हमें और अधिक देर होती तो 4 हम चक्कर कंप्लीट करें तो वो 4 बार में हम एक सर्कल को कंप्लीट करें तो उसे हम कहते हैं अति विलंबित। तो मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जब तालों की बात कर रहे हैं तो हमें विलंबित, उसके विलंबित स्वरूप को, उसके द्रुत स्वरूप को, उसके मध्य लय के स्वरूप को, उसके अति द्रुत लय के स्वरूप को और उसके अति विलंबित लय के स्वरूप को जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे 3 ताल की बात करते हैं या 1 ताल की बात करते हैं, क्योंकि ये ताल जो है ये प्रमुख हैं। आमतौर पर जब गायन और वादन होता है तो इन तालों का प्रयोग किया जाता है, जो है हम लोगों को अपने परफॉर्मेंसेस में आप जब गाएंगे या बजाएंगे तो इन तालों का प्रयोग किया जाता है। अब हम 3 ताल को लेते हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं। तबले पर ये 3 ताल मध्य लय में बज रही है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। अब ये तो थी हमारी मध्य लय। हम इसको विलंबित पे कैसे लेते हैं, यानी हमें दुगना टाइम कैसे लगता है इसको, इस सर्कल को कंप्लीट करने में। चलिए, धा गे गे धिन, घे घे धिन, घे घे धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। अब ये इसका मतलब ये है कि जो हमारी मात्रा है वो, उसकी जो गति है वो स्लो हो गई। हमने पहले क्या लिया था, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। अब इसको विलंबित में धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। ये सर्कल पूरा हुआ। अब आप ये एक सोच रहे होंगे कि ये बीच का जो गैप है इसको इक्वल कैसे रखा जाए, तो वहाँ पर एक बड़ा आसान सा तरीका है। बीच पे 1 2 गिन लीजिए। कैसे, धा 1 2 धिन, 1 2 धिन, 1 2 धा, 1 2 धा, 1 2 धिन, 1 2 धिन, 1 2 धा, 1 2 धा, 1 2 तिन, 1 2 तिन, 1 2 ता, 1 2 ता, 1 2 धिन, 1 2 धिन, 1 2 धा, 1 2 धा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उस गति को बिल्कुल बराबर जो है आप उसको जान पाएंगे और अपनी आपकी जो ताल है वो बिल्कुल सही स्पीड में चल रही है, उसका टेम्पो बिल्कुल सही है। अब ये जो बीच की गति है इसको कुछ विद्वानों ने जो है इसको शब्द भी दिए हैं। तो वो किस प्रकार से, धा घे घे धिन, घे घे धिन, घे घे धा। तो ये एक प्रकार से जो है इसको जो बीचों के बीच का जो एक जो पोर्शन, जो विश्रांति है बीच की, उसको बताने के लिए शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये तो थी इसकी विलंबित लय। अब हम यदि इसकी द्रुत लय को देखते हैं, पहले हमें फिर मध्य लय में जाना होगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन
ता ता धिन धिन धा धा। तो ये द्रुत लय थी। अब अति द्रुत और अति विलंबित भी होती है। तो अति द्रुत और अति विलंबित इसको हम अगले अपने एपिसोड में लेंगे। और तब तक आप ये जो लय की बात कही है, तीन ताल के स्वरूप की बात कही है, तीन ताल का जो विलंबित स्वरूप, तीन ताल का मध्य लय और तीन ताल के द्रुत स्वरूप को आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये जो है आगे बेस हैं अति द्रुत के लिए और अति विलंबित के लिए। तो इसको हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने तीन ताल को जाना, तीन ताल के विलंबित स्वरूप को, तीन ताल के मध्य लय के स्वरूप को और तीन ताल के द्रुत लय के स्वरूप को हमने जाना। अब इसके बाद तीन ताल के अति द्रुत स्वरूप और अति विलंबित स्वरूप को भी जानना चाहिए, क्योंकि हमें इसके विषय में पता होना चाहिए, तभी हम जो है अंतर को अधिक स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। अभी पुनः हम मध्य लय में लेंगे और उसके बाद विलंबित, फिर अति विलंबित। इसी प्रकार से मध्य लय, द्रुत और अति द्रुत लय। मध्य लय में तीन ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन। विलंबित, धा 1 2 धिन 1 2 धिन, धा धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अति विलंबित, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो ये अति विलंबित लय थी। जैसे मैंने आपको बताया, विलंबित लय में जो है आप 1 2 करके बीच में गिन सकते हैं। इसी प्रकार अति विलंबित में आप धा 2 3 4, धा 2 3 4, इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। तो उसमें
आपको आसानी होगी उस बैलेंस को रखने की। जिस प्रकार से देखते हैं, धा 2 3 4, धिन 2 3 4, धिन 2 3 4, धा 2 3 4, धा। तो इस प्रकार से ये जो 2 3 4 ये बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए जो है ये बहुत एक अच्छा माध्यम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विद्वानों ने जो है इसमें बीच में जो है वो भराव के लिए, यानी बीच में जो है सडनली आपको लगा होगा कि धा बोलने के बाद जब तक धिन आता है विलंबित में, तो एक गैप है, एक सन्नाटा है, या सिर्फ तानपुरे की ध्वनि सुनाई दे रही। तो उसको जब परफॉर्म करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए कि वो गैप ना लगे, आपको पता है समय की गति आपको उसमें पता है, लेकिन वो गैप को भराव के तौर पे एक खूबसूरती प्रदान करने के लिए उसमें कुछ अक्षरों का घे घे ने के तिन तिन तक धिन, कई लोग तिरकिट भी इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक खूबसूरती जो है ताल की वो बढ़ाती है, और गाने वाले को और बजाने वाले को भी मज़ा आता है, और उसको पता है कि हाँ ये लय जो है ये बरकरार। एकदम सडनली एक वैक्यूम सा जो है, स्पेशली ताल पक्ष को देखा जाए तो वैक्यूम सा नज़र नहीं आता। तो आपको मैंने बिना शब्द के बिना बीच के भराव के भी आपको बताया, ताकि आपको वो याद रहे। उसको किस प्रकार से आपको याद रखना है वो भी आप इस माध्यम से बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे राग जौनपुरी की एक बंदिश है मध्य लय की, बोल हैं परिये पायन वाके सजनी। पंडित भातखंडे जी के संग्रह से क्रमिक पुस्तक मालिका से इसको लिया है, और इसमें देखिए मध्य लय कैसे बज रही है। परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी, जो ना माने गुनीजन की सिख, परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी। ताल देखिए, जो ना माने धा धिन धिन धा 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 धा धिन धिन धा, परिये पायन वाके सजनी। तो इस उदाहरण से आपको ये समझ में आएगा कि देखिए मध्य लय चल रही है, जो कि बिल्कुल एक सहज रूप से आप पहचान लेते कि मध्य लय। और आपको जैसे मैंने बताया कि सम कहाँ पर है, पहली मात्रा कहाँ पर है, तो ये जो तबले पर जो भी वादन कर रहे हैं उनको पता चल जाता है, सुनने वालों को भी पता है कि एक अलग से बॉडी में भी एक झटका सा लगता है। कैसे, उदाहरण देखिए, परिये पायन वाके बॉडी में भी एक जेस्चर हुआ, और तबले पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहाँ से, वेयर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर इज़ दैट पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू मीट द कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है जहाँ पर कि ताल और जो स्वर है या गीत का मिलन होता है, वो पॉइंट जो उसको सम कहते हैं। और ताल की क्योंकि पहली मात्रा है तो वहाँ पर वो समान होते हैं, इसलिए उसको सम कहते हैं। खैर, बात हम 3 ताल की कर रहे थे, तो 3 ताल का मध्य लय का जो स्वरूप है ये आपको समझ में। आप इसी प्रकार से 3 ताल का विलंबित जो है उसका स्वरूप कैसे होगा, तो 3 ताल का विलंबित स्वरूप हम देखते हैं राग जौनपुरी का ही देखें, जिसे हम विलंबित ख्याल राग जौनपुरी का बोल है, कैसे के धरू धीर, कैसे के धरू धीर पिया मोरा नाम
कैसे के धरूं, धीर पिया मोरा ना माने, जियरवा मोरा कैसे के धरूं, धीर पिया मोरा ना माने, जियरवा मोरा कैसे के धरूं। तो ये हालांकि ये बंदिश को जो मैंने विलंबित रूप में गाया, इसको थोड़ा सा फास्ट मतलब विलंबित की जो लय है उसे थोड़ा सा मैंने बढ़ी हुई लय में गाया। तो मेरा मेन उद्देश्य समझाने का था कि किस प्रकार से विलंबित उसमें धा धिन धिन धा इस लय में ये चल रहा है, तो हम उसको धा घे घे धिन घे घे धिन इस प्रकार से भी शब्दों को उसमें अक्षरों को जोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे 16 मात्रा का आपने देखा कि जो बंदिश है वो चली जा रही है, और जो तबले पे 16 मात्रा को आप यदि काउंट करेंगे तो मध्य लय में 16 मात्रा चल रही है, तो उसको आप 2 से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया? 16 दूनी 32। तो 32 जो है आप जैसे आपको कभी गाते हैं तो कहते हैं कि भाई 3 ताल बजाना 32 में बजाइए, तो अब आपको ये टर्म्स समझ में आएंगी। 32 का मतलब क्या हुआ कि 3 ताल जो है वो विलंबित में बजेगी। और अति विलंबित में अगेन उसको डबल कर लीजिए, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64। तो 64 जो है उसमें वो जो लय है 64 मात्रा में जो डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे अति विलंबित। तो इस प्रकार से ये ऐसे भी कैलकुलेशन से इसको समझ सकते हैं। तो विलंबित, मध्य लय, अति विलंबित ये भी हो गया। अब बात आई द्रुत की। द्रुत में जैसे आपको बताया कि भाई लय जो मध्य लय है उससे डबल स्पीड में जो है वो द्रुत होती है। अब उससे भी डबल स्पीड में जो है वो क्या होगी आपकी अति द्रुत। तो अति द्रुत किस प्रकार से कहेंगे? अति द्रुत में यानी हम जब 16 मात्रा को हम 8 मात्रा में हम 16 मात्रा को एडजस्ट करेंगे, यानी धा धा धिन मध्य लय बजाइए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन, इसके डबल आ जाइए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा अगेन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन। अब इसके भी यदि डबल लेते हैं तो क्या होगा? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा 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 धा। तो आप देख रहे हैं कि और डबल स्पीड में। अब आपने ये मार्क किया होगा कि मैंने मध्य लय में भी आपको ताली के साथ फिंगर्स के साथ दिखाया आपको, लेकिन जब मैं अति द्रुत गाने लगी तो उस समय या बताने लगी आपको, उस समय मेरी ताल हाथ से जो थी सिर्फ ताली और खाली का संचालन हो रहा था, यानी बीच की फिंगर्स मैंने गायब कर दी। तो आपका प्रश्न उठेगा ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि जो गति है, जो लय है वो फास्ट है, उसमें यदि हम फिंगर्स लेके बैठेंगे तो वो जो है करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि अति विलंबित की लय यदि बढ़ती जाएगी, जैसे तराना हम गाते हैं उसमें बढ़ती जाएगी लय, तो उसमें फिंगर्स को आप कहाँ तक मैनेज कर पाएंगे? फिंगर्स को मैनेज करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम जो विभाजन लेंगे वो विभागों का विभाजन लेंगे, जिससे मैंने आपको बताया था कि पहली मात्रा पर क्रॉस, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पर 0 का निशान, 0 का निशान, और 13वीं मात्रा पर फिर से तीसरी ताल, यानी 3 लिखा रहता है। तो हम इस पैटर्न को हम मात्रा ताल यानी 1 2 3 4 इसको नहीं करके हम विभाग की जो ताल है उसको लेंगे। तो उसमें क्या है? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन
अब धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा, ये देखने में भी अटपटा लगता है और आगे चल के मैनेज करने में मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे हम कुछ इस प्रकार की बंदिश जो बहुत फास्ट है या तराना गाएं तो उसमें या सितार पर झाला बज रहा है तो ताल तो बहुत तेज़ बजती है, तो 3 ताल बहुत अति द्रुत चल रहा है और बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में, लेकिन वहाँ पे फिंगर्स को कंट्रोल करना असंभव हो जाता है, एक जब लय बढ़ जाती तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर विभाग ताल जो है उसको लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ तराने का, राग एमन का तराना। तोम तनन दीम तनन तन देर देर तोम तनन दीम तनन तन देर तोम तनन दीम तनन। अब मैं यदि यहाँ पर फिंगर्स दिखाती हूँ तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तोम तनन दीम तनन तन देर। अब क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती है तो जो है वहाँ पर कंट्रोल करना, यहाँ पे भी चलिए आपने कर लिया, आगे मुश्किल हो जाती है। तो इसको तराना जैसी जो बंदिशें हैं इसको जो है द्रुत लय में जो है वही करना अच्छा लगता है। दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन ओम तनन दीम तनन तन दे ओम तनन दीम तनन तन दे तदियन रे तदा रे दानि दे तदियन रे तदा रे दानि दे गानि तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे ना ओम तनन दी तनन तन दे रे ओम। अब ये तराना जो है इसमें और अधिक लय बढ़ती चली जाती है, तो उससे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों विभाग जो की जो ताली है, ताली खाली वो देना आसान है, मात्राओं को मात्रा की ताल देना मुश्किल है। दा दिन दिन दा 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 ओम तनन दीम तनन तन दे ओम तनन दीम तनन तन दीम तन दीम दीम तनन दीम तनन दीम तनन दीम तनन दीम तनन दीम तनन ओम तनन दीम तनन तन ओम तनन। यहाँ पर ये विभाग ताल जो है ये देना आसान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है आप ज़रूरी नहीं कि आप बराबर ताल देते रहिए, आप खाली भी दिखा सकते हैं, आपको खाली का पता चले तो आपको सम का पता चल जाता है। तो उसमें सिर्फ जिस तरह की निशब्द क्रिया और एक आघात भी काफ़ी होता है, क्योंकि जिस समय परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस समय कि आप अपने गायन में इतने खो जाते हैं, उस समय कई बार होता है कि आप बराबर ताली नहीं दे पाते, तो उसमें आपको खाली का ध्यान रखना चाहिए, सम का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? दीम तनन ओम तनन दीम तनन तन दे ओम तनन दीम तनन तन ओम तनन दीम तनन तन दे। अब इस प्रकार से इस लय में जब आप जो है भाग रहे हैं, जब आप जो है एक स्पीड आप दिखा रहे हैं और एक चमत्कार सा लगता है, और श्रोता जो सुन रहे हैं उनको भी आनंद आ रहा है, वो भी झूम रहे हैं और आप भी झूम रहे हो, आप भी उन स्वरों में, तराने के बोलों में या जो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक है उसमें वो झाला में वो खो गया है कलाकार और आनंद ले रहे हैं सब लोग, तो सडनली आपको ये जो फिंगर्स की और ताली खाली इसका आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन ये आपके मस्तिष्क में सर्कल घूम रहा होता है।
और आप तभी खाली दिखाते हैं या ताली से सम से आप उठाते हैं। तो ये चीज़ें प्रयास करके, ये चीज़ें प्रैक्टिस करके, रियाज से जो है इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। और ताल को यदि जिसने ताल पे कमांड करी वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जैसे साधारण तौर पे हम कहते हैं ना कि ताल को कमांड करना, जीवन में की शैली में भी यदि आपने ताल को कमांड किया, अपने जीवन को आप कमांड कर सकते हैं। तो हर चीज़ का जैसे कहते हैं अनुशासन होता है, तो लाइफ में भी तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई अनुशासन ही नहीं है तो फिर आप किसी चीज़ में भी सफलता नहीं पा सकते हैं। तो हर चीज़ को करने के लिए जो है अभ्यास, और हर चीज़ को करने के लिए प्रयास को जो है निरंतर, देखिए निरंतर शब्द जो है निरंतर पर ध्यान देना चाहिए कि निरंतर उसको करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किया और कल आपने छोड़ दिया, तो उसको निरंतर करते रहिए। जिस प्रकार आपके शरीर में जो आपकी धड़कन है वो निरंतर जो है आपका हृदय धड़क रहा है, निरंतर आपकी जो है जैसे हम कहते हैं कि यदि इस धड़कन में कुछ गड़बड़ है तो सब सारी बॉडी हिल जाती है, या कुछ गड़बड़ मतलब धड़कन रुकी तो गए, और धड़कन है और बराबर चल रही तो नॉर्मल। धड़कन में कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब शरीर में गड़बड़ है। इसी प्रकार से जीवन में भी ये लागू होता है। और ये चीज़ हमारे संगीत की जो इतनी अहम जो चीज़ है, इसका देखिए कहाँ से कहाँ लिंक बनता है। तो हम जो कहते हैं कि संगीत जो है सृष्टि के कि जैसे सृष्टि उपजी उसी के साथ साथ संगीत आया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल यथार्थ रूप में हमें ये समझा जा सकता है और दिखाई देता है। तो ये तो बात थी तीन ताल की। तीन ताल के सभी स्वरूप आपको समझ में आए होंगे। और अब हम रुख करते हैं एक ताल की तरफ। एक ताल जो है ये भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है। एक ताल जो है उसमें 12 मात्राएं होती हैं। इन 12 मात्राओं को जो है 2-2 के विभागों में डिवाइड किया गया है। तो 12 को 2 से हम जब डिवाइड करें तो कितना होता है 6, यानी 6 विभाग होंगे। हर विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, और इन 2-2 मात्राओं का कुल जो है वो 12 मात्रा होगा, जिसे हम एक ताल कहेंगे। कुछ और भी ताल हैं इस प्रकार की जिनमें कि 12 मात्राएं होती है। इससे पहले मैंने जैसे 3 ताल बताया, उसमें भी कुछ और भी ताल है जिसमें 16 मात्राओं का प्रयोग होता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम जैसे एक बेसिक जो ताल हैं उनको हम जानें। एक ताल की बात आती है, उसमें जैसे मैंने बताया 6 विभाग हैं। 6 के 6 विभागों में 2-2 मात्राएं जो हैं वो उस ताल को बना रही हैं। अब इसके बोल क्या हैं? धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। तो ये मैंने आपको पहले इसके बोल बताए, पुनः तबले के साथ। धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। अब इसको यदि हम हाथ से ताली देते हैं तो कैसे देते हैं? धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। फिर से देखते हैं। धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। तो आप इसमें इस ताल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें काफ़ी सारी तालियां हैं और इसमें खाली भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि एक ताली है या एक खाली है। तो ये किस प्रकार से कौन सी मात्रा में है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धिन धिन धा गे तिर किट। इसका मतलब पहली मात्रा पे ताली है और तीसरी मात्रा पे खाली है। तो आगे देखें। धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता। 5वीं मात्रा पर पुनः ताली है और 7वीं मात्रा पर पुनः खाली है। फिर से देखते हैं।
धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना धिन। तो 7वीं पर खाली दिखाया, उसके बाद 9वीं पर फिर से ताली है और 11वीं पर फिर से ताली है। तो टोटल यदि देखें तो 4 इसमें ताली आती है और 2 इसमें खाली आती है। किस किस मात्रा पे? 3 और 7 पर क्या आती है? खाली आती है। पहली पर ताली है, तीसरी पर खाली है। देखिए 2 को छोड़िए, पहली पर ताली 2 छोड़ दीजिए, तीसरी पर खाली 4 छोड़ दीजिए, 5वीं पर फिर से ताली 6 छोड़ दीजिए, 7वीं पर फिर से खाली 8 छोड़ दीजिए, 9 पर फिर से ताली 10 छोड़ दीजिए, 11 पर फिर से ताली 12 छोड़ दीजिए। ये छोड़ने का क्या शब्द अर्थ है? छोड़ने का मतलब वहाँ पर हमने मात्रा ताल दिखाई। तो याद करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से बहुत आसान हो जाता है। फिर से देखते हैं, अब मैंने ताली दी या खाली दी और क्या छोड़ा? छोड़ने का मतलब आप मात्रा से लगाइए, जो ये मैं फिंगर्स पे दिखाती हूँ। फिर से देखें, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना धिन। तो जो बीच में हर ताली और खाली के साथ एक फिंगर जो है वो यूज़ हो रही है अगली मात्रा के लिए। तो इस तरह से इसको याद करना बहुत आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत सी ताल है। इस ताल में मध्य लय भी होगी, इस ताल में विलंबित लय भी है, इस ताल में अति विलंबित लय भी है, इस ताल में द्रुत लय भी है, इस ताल में अति द्रुत लय भी है। तो लय के हिसाब से जब कोई भी ताल बज रही है, लय के हिसाब से उसकी खूबसूरती जो है वो डिफरेंट तरीके से सामने आती है। मध्य लय की अपनी खूबसूरती है, विलंबित लय की अपनी खूबसूरती है, अति विलंबित लय की अपनी ही खूबसूरती है और द्रुत लय की बहुत सुंदर और अति द्रुत लय और भी खूबसूरत है। तो आप जब उसको उस प्रकार से उदाहरणों के साथ हम इसको कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और तब आप इसको जो बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको समझ पाएंगे, तो आपको और अधिक ही क्लियर होगा और आपको आनंद भी आएगा जब आप उसको सुनकर समझकर आप खुद उसका अभ्यास करेंगे। तो एक ताल को आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे भी हम इसके डिटेल इसकी जो स्टडी है उसको करेंगे। तो एक ताल में इतना ध्यान रखिए कि 12 मात्राएं हैं, 6 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में जो है 2-2 मात्राएं आती हैं। पहली पर ताली है, तीसरी पर खाली है, पुनः 5वीं पर ताली है, 7वीं पर खाली है, 9 पर फिर से ताली है और 11 पर फिर से ताली है। तो ये आप ताल जो है आप याद करिए और इसके और स्वरूपों को हम आपको आगे बताएंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का कि एक बार फिर से हमने संगीत के गुणों को सीखा, समझा, और हम यही चाहेंगे कि रियाज करते वक्त भी जो छात्र छात्राएं हैं इसको अगर शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा निपुण हो जाएंगे इस संगीत इस विधा में, इसमें अच्छी पकड़ बना पाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि CEC की लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से आप संगीत ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव या फिर अपने प्रश्न हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल ID है info.cec@nic.in। आपको बताना चाहेंगे बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने 6 लेक्चर्स पूरे किए और इस लेक्चर को हम जल्द आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड कर देंगे। इस सीरीज़ श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप सभी के लिए YouTube पर है। हम यही चाहेंगे कि आप इन्हें बार बार देखें और बार बार रियाज करें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी और कल भी हम कुछ और नई तालों को सीखेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से। और एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी गगनजीत कौर जी का और अमृतेश जी का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।